नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। कहते हैं जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, और ये बात कांटा लगा गर्ल एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला पर बिल्कुल फिट बैठती है। वही एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला जो 2 दिन तक बिल्कुल ठीक थी, आम लोगों की तरह हंस रही थी, बोल रही थी और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी। फिर आखिरकार 27 जून को ऐसा क्या हुआ कि उनके निधन की खबर सामने आई। हालांकि इसके पीछे लोग ये कह रहे हैं कि एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला एंटी एजिंग दवाएं ले रही थी, जो उनकी मौत का कारण बनी है। क्या वाकई इस वजह से उनकी मौत हुई है? जान लेते हैं इस खास पेशकश में। साल 2002 में आए इस म्यूजिक वीडियो ने तब 20 साल की शेफाली जरीवाला को रातों रात हिंदुस्तान के घर घर तक पहुंचा दिया था। तेईस साल के बाद ऐसी ही एक रात ने कांटा लगा गर्ल शेफाली को दुनिया से उठा लिया। शेफाली की मौत से जहां पूरा देश सकते में है, क्योंकि अभी तक न तो कोई बीमारी का पता चला है और न ही किसी डिप्रेशन का। शेफाली को जानने वाले बताते हैं कि वो हमेशा खुश रहा करती थी, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन वो जिस तरह से गई वो बेहद अफसोसजनक है। क्या करें, अभी जिंदगी भर तो हम उनको बस याद ही कर सकते हैं ना, बाकी सब उसके ऊपर वाले की उसके हाथ में रहता है। आया है वो जाएगा, मगर ऐसा जाएगा वो थोड़ा सा शॉकिंग हो जाता है ना। ऐसा कोई जाएगा वो शॉकिंग हो जाता है, अचानक में हंसते खेलते बात करते और ऐसे अचानक में चला गया तो थोड़ा दुख तो होता है ना। इन दोनों तस्वीरों में फासला 23 साल का है, लेकिन अगर चेहरे को देखें तो 2002 और 2025 की शेफाली के चेहरे पर उम्र का ज्यादा असर नहीं पड़ा। 2002 में 20 साल की शेफाली युवा थी, तो 2025 में 42 साल की उम्र में भी वो युवा ही दिखाई दे रही थी। न चेहरे से उस उम्र का पता चल रहा था। जब पिछली बार मैं उनसे मिला तो बहुत खुश दिखाई दे रही थी, ग्लो कर रही थी वो। उनकी पूरी स्किन ग्लो कर रही थी, उनकी आंखें ऐसा लगता था कि 2 चमकदार हीरे आप देख रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहे हैं, क्या स्किन की यही ग्लो, यही चमक शेफाली की मौत का कारण तो नहीं बनी? ग्लैमर की दुनिया चकाचौंध की दुनिया है, वहां युवा और सुंदर दिखना कई लोग मजबूरी मान लेते हैं। क्या सुंदर और युवा दिखने की इसी चाहत ने महज 42 साल की उम्र में शेफाली को दुनिया से विदा कर दिया? शेफाली जरीवाला की दुखद मौत से कुछ ऐसे सवाल भी उठे हैं जिनको सुनना और समझना बेहद जरूरी है। क्या एंटी एजिंग दवाओं ने ली है शेफाली की जान? क्या एंटी एजिंग इंजेक्शन से हुआ शेफाली का हार्ट फेल? बिना डॉक्टर की सलाह के एंटी एजिंग दवाएं लेना बना है मौत का कारण? क्या गोरा और जवान दिखने की चाहत अब जानलेवा बन गई है? शेफाली की मौत पर यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उनके घर से कुछ दवाएं मिली हैं जो एंटी एजिंग की हैं। बताया यह भी जा रहा है कि शेफाली पिछले कई सालों से ये दवाएं ले रही थी। अब शक ये जताया जा रहा है कि कहीं इन्हीं दवाओं की वजह से तो शेफाली की मौत नहीं हुई थी। एंटी एजिंग दवाओं ने ली शेफाली की जान। शेफाली के घर से एंटी एजिंग ग्लूटाथियोन कैप्सूल मिला है, साथ ही स्किन व्हाइटनिंग कैप्सूल, हाई डोज एंटी एजिंग इंजेक्शन और एसिडिटी की दवाएं मिली हैं। शेफाली की करीबी सहेली ने बताया है कि शेफाली 7 से 8 साल से इन दवाओं के जरिए एंटी एजिंग ट्रीटमेंट करवा रही थी। 27 जून 2025 की रात शेफाली जरीवाला की मौत हो गई थी। मौत वाले दिन
शेफाली के घर सत्यनारायण की पूजा थी, जिसकी वजह से वो पूरे दिन उपवास पर थी। उपवास के बावजूद शेफाली ने दोपहर को एंटी एजिंग इंजेक्शन लिया था। रात करीब 10 से 11 बजे उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। शेफाली का शरीर कांपने लगा और वो बेहोश हो गई। परिवार वाले शेफाली को हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में लो बीपी की वजह से हार्ट अटैक की बात कही जा रही है। कल टीवी चैनल पे सुना है वो बोलते हुए कि मे बी बिकॉज ऑफ सम शी वाज टेकिंग सम टैबलेट्स टू गेट यंगर एंड व्हाट ऑल प्रोटीन शेक्स एंड समथिंग लाइक दैट, फिटनेस के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि शी वाज ऑलरेडी वेरी फिटनेस फ्रीक पर्सन और वेरी हैप्पी पर्सन, उनको इस ज़रूरत नहीं थी। और अगर प्रभु ना करे कि पोस्टमार्टम में कुछ ऐसा आए कि ऐसा कुछ हो, बट आई रियली विश ऐसा ना हो, बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू द लिसनर्स एंड व्यूअर्स के प्लीज़ स्टे अवे। कुछ दिन अच्छा लगने के लिए मुझे नहीं लगता कि अपनी लाइफ को रिस्क करना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या एंटी एजिंग दवाओं से दिल पर असर पड़ता है? क्या ये दवाएं वाकई जानलेवा हैं? क्या शेफाली के लो बीपी की वजह दिन भर उपवास रखने के बावजूद एंटी एजिंग इंजेक्शन लेना था? लो बीपी की वजह से हार्ट अटैक हुआ? इन सभी सवालों को जानने के लिए हमने बात की देश की जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट से। देखिए, आमतौर पर जो लगाने वाली दवाइयाँ होती हैं यानी क्रीम और जेल, और खाने वाली टैबलेट्स होती हैं जिनको हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं, तो उनसे तो लो बीपी या हृदय पे कोई असर नहीं होता। लेकिन जो आजकल इंजेक्टेबल्स का चलन चला है, यानी हम बात करें तो ग्लूटाथियोन मॉलिक्यूल बहुत पॉपुलर है स्किन वाइटनिंग के लिए, या इवन इंजेक्टेबल विटामिन सी, तो इनमें कहा नहीं जा सकता। कुछ एक बहुत मिनिमम परसेंटेज होते हैं पॉपुलेशन के जिनमें एक गंभीर एलर्जिक रिस्पॉन्स हो सकता है, रिएक्शन हो सकता है, जिसे हम कहते हैं एनाफाइलैक्सिस। अब एनाफाइलैक्सिस काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है, जिसमें पेशेंट को सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, बीपी भी लो हो सकता है, हृदय पे भी असर पड़ सकता है और पेशेंट को इमीडिएटली रिवाइव करना होता है। इसके लक्षण जो है कोई क्वालिफाइड लोग या ट्रेंड जो हॉस्पिटल में स्टाफ है वही समझ सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो भी आप एंटी एजिंग थेरेपी लें, चाहे इंजेक्शंस लें, चाहे टैबलेट लें, वो डॉक्टर की, डर्मेटोलॉजिस्ट की निगरानी में लें, हॉस्पिटल या क्लिनिक के सेटअप में लें और एक्सपर्टीज से लें, मतलब अपने आप ना लें। शेफाली जरीवाला की मौत का असल कारण पता लगाने के लिए रासायनिक जांच के लिए फॉरेंसिक लैब से विसरा सैंपल भेजा गया है। विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही शेफाली जरीवाला की मौत की असली कहानी सामने आएगी। हिस्टोपैथोलॉजी जांच से क्या पता चलेगा? दरअसल फॉरेंसिक डॉक्टरों ने शेफाली की मौत की असली वजह जानने के लिए टिश्यू सैंपल और केमिकल एनालिसिस के लिए विसरा नमूने को कालीना स्थित फॉरेंसिक साइंस लैब भेजा है। हिस्टोपैथोलॉजी जांच से मौत की असल वजह का पता लगाया जाता है। डॉक्टर हिस्टोपैथोलॉजी का इस्तेमाल तब करते हैं जब पोस्टमार्टम से मौत के असली कारण का पता नहीं चलता। हिस्टोपैथोलॉजी जांच में शरीर से टिश्यू का माइक्रोस्कोप के जरिए एनालिसिस किया जाता है। दरअसल केमिकल एनालिसिस के इस्तेमाल से शरीर में जहर या किसी तरह के विषाक्त पदार्थ का पता लगता है। इससे जांच होगी कि क्या हार्ट अटैक का असली कारण आखिर क्या था। शेफाली के करीबी दोस्तों से जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक शेफाली एंटी एजिंग दवाएं बिना किसी डॉक्टरी निगरानी के ले रही थी। बताया जा रहा है कि 6-7 साल पहले किसी डॉक्टर ने उन्हें ये दवाएं बताई थी। उसके बाद से वो लगातार सेल्फ मेडिकेशन के तहत ये दवाएं लेती थी। सेल्फ मेडिकेशन यानी कि बिना डॉक्टरी सलाह के आमतौर पर खांसी, सर्दी, बुखार, सिर दर्द के लिए दवाएं ली जाती हैं। हिंदुस्तान में आम चलन है, लेकिन ये चलन बेहद खतरनाक है। बिना डॉक्टरी सलाह के दवाएं कई बार जान की आफत भी बन जाती हैं। दवाइयाँ चाहे जो हो, एंटी एजिंग की हो या शरीर की किसी और समस्या के लिए हो,
ओवर द काउंटर या अपने मन से नहीं लेनी चाहिए। यहीं अगर हम बात करें एंटी एजिंग क्रीम्स या टैबलेट्स या इंजेक्शंस की, तो आजकल युवा पीढ़ी में बहुत प्रचलन हो गया है कि वो रील्स देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, और हम कहें तो कितने तो इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप देखिए इंस्टाग्राम पे जो हर तरह की स्किन केयर, स्किन रूटीन बताते रहते हैं। तो जो बच्चों का और युवा पीढ़ी का जो मानसिक बनावट ऐसी है कि वो अच्छा चेहरा देखता है और सोचता है कि हम भी इसी की तरह हो जाएं। तो ये इस तरह की एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक होती हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। शेफाली जरीवाला के घर से जिस ग्लूटाथियोन कैप्सूल मिलने की बात आ रही है, वो दवा एंटी एजिंग है और दुनिया में एंटी एजिंग दवाओं से कई जानें जा चुकी हैं। ग्लूटाथियोन को लेकर फिलीपींस ने कुछ साल पहले चेतावनी भी दी थी कि अपने देश में इसे बैन किया है। एंटी एजिंग दवाई जान पे आफत आई है। साल 2019 में फिलीपींस के FDA ने ग्लूटाथियोन को लेकर चेतावनी दी थी। एंटी एजिंग दवाओं के इंजेक्शन से लीवर, किडनी और नर्वस सिस्टम पर खतरे का अंदेशा जताया गया था। फिलीपींस के कई ब्यूटी सैलून और ब्यूटी क्लिनिक ग्लूटाथियोन का इस्तेमाल करते थे। फिलीपींस ने स्किन को गोरा करने वाले किसी भी इंजेक्शन को मंजूरी नहीं दी थी। ग्लूटाथियोन कितनी सुरक्षित या असुरक्षित है, इसको लेकर लगातार बहस जारी है। डॉक्टरों की माने तो ग्लूटाथियोन से कार्डियक अरेस्ट होने की आशंका बहुत कम है, लेकिन लंबे समय तक इस्तेमाल करने से लीवर, किडनी पर असर के भी कुछ मामले सामने आए हैं। ग्लूटाथियोन आखिर इतना प्रचलन में क्यों है और ये क्या करता है, इसको भी समझना बेहद जरूरी है। ग्लूटाथियोन एक ट्रीपेप्टाइड एसिड है जो शरीर के टिश्यू से नेचुरल रूप में पाया जाता है। ये काफी शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो इंजेक्शन के तौर पर भी मौजूद है। ग्लूटाथियोन का चलन पिछले 8 से 9 सालों में ज्यादा बढ़ा है। वैसे एंटी एजिंग दवाओं का चलन हॉलीवुड से ज्यादा शुरू हुआ है। हालांकि खुद अमेरिका में भी एंटी एजिंग दवाओं के चलते कई मौतें हुई हैं, लेकिन एंटी एजिंग दवाओं का चलन अमेरिका में फिर भी पूरी तरह से रुका नहीं है। एंटी एजिंग दवाई जान पे आफत आई। साल 2003 में अमेरिका के ओरेगोन में 53 साल की महिला की मौत हो गई थी। महिला एंटी एजिंग ट्रीटमेंट के लिए चेलेसन थेरेपी ले रही थी। चेलेसन थेरेपी में शरीर के अंदर से हैवी मेटल्स हटाए जाते हैं। इसी तरह अमेरिका के कैलिफोर्निया में 56 साल की एनिके हॉक्स एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ले रही थी। हॉक्स ने हफ्ते में 6 बार ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन लगवाए थे। 6 महीने बाद हॉक्स के लीवर में ट्यूमर हो गया। 2004 में उनकी मौत हो गई। समाज के कई कारणों की वजह से इंसान एंटी एजिंग ड्रग्स की तरफ, एंटी एजिंग मेडिकेशन की तरफ जाता है। जैसे एक तो सामाजिक प्रेशर, सोसाइटी में एक प्रेशर है कि यूथफुल बने रहने का या यंग बने रहने से वाइटलिटी आती है और उससे आदमी यंग बनता है तो सक्सेसफुल दिखता है और उसके अंदर एक स्फूर्ति का संचार होता है। ऐसी धारणा जो है, सोसाइटी का प्रेशर जो है, वो इंसान को कई बार इन चीज़ों को लेने में मजबूर करता है। जो एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स हैं या फिर स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं जिनकी रेलिवेंस मेडिकली टेस्टेड नहीं है, ये भी एक चीज़ है, इनके बारे में मेडिकल टेस्टिंग नहीं हुई है। सेकेंड चीज़ क्या है कि ये माना जाता है कि बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जैसे मॉडलिंग है, एक्टिंग है, जहाँ पर यंग बने रहने में ही आपको काम मिलेगा। अगर आप यंग से ओल्ड हो जाते हैं तो आपको इंडस्ट्री से बाहर कर दिया जाता है, आपको रोल्स नहीं मिलेंगे। ऐसे लोग सर्वाइव करने के लिए आमतौर पे अपने आप को यंग बनाए रखने के लिए इस तरह के प्रोडक्ट्स का ओवर इस्तेमाल करते हैं और ये भी नहीं जानते हैं कि उनके कॉन्सिक्वेंसेस या उनके रिजल्ट्स क्या होंगे। आमतौर पे आप देखेंगे मॉडल्स और एक्टर्स में ये ज़्यादा टेंडेंसी है कि वो मल्टीपल तरह के कोलेजन इस्तेमाल करेंगे या बोटॉक्स इस्तेमाल करेंगे या एक्सरसाइज के रेजिमेंट्स इस्तेमाल करेंगे, जो आगे चल के उनके लिए घातक हो सकता है। दरअसल एंटी एजिंग दवाओं का बाजार पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ता जा रहा है। दरअसल ये बाजार इंसान की उस ख्वाहिश को पूरा करने का वादा करता है जो इस धरती पर इंसानियत के पनपने के साथ ही पनपी है। दुनिया में ऐसा बहुत कम लोग ही होंगे जो हर समय सुंदर और युवा ना दिखना चाहते हों। एंटी एजिंग का बाजार दरअसल किसी छोटे देश की जीडीपी के बराबर है। एंटी एजिंग का फलता फूलता बाजार। दुनिया में एंटी एजिंग दवाओं का बाजार 6.2 लाख करोड़ का है, जो हर साल 8% की दर से बढ़ता जा रहा है। भारत में यह मार्केट 21,500 करोड़ का माना जाता है। एंटी एजिंग दवाओं का मार्केट लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी तक बोटॉक्स को ही इस बाजार का लीडर माना जाता है।
लेकिन एंटी एजिंग के मार्केट में एक से बढ़कर एक इलाज आ गए हैं। इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। एंटी एजिंग का कारोबार तो बहुत बहुत बढ़ गया है, और इस हद तक बढ़ गया है कि मैं कहूँगी डॉक्टर से हटके या डर्मेटोलॉजिस्ट से हटके आजकल हर जगह हर कोई एंटी एजिंग का प्रोसीजर कर रहा है। अब देखिए, आम तौर पे तो प्लास्टिक सर्जन या डर्मेटोलॉजिस्ट ये इनका क्षेत्र होता है फेस या फेस के एस्थेटिक्स को ट्रीट करना, लेकिन हम देखेंगे तो आजकल डेंटिस्ट भी इसी लाइन में जा रहे हैं, और अब तो सैलॉन्स में भी, पार्लर्स में भी बड़े बड़े प्रोसीजर्स ऑफ़र करते हैं। इसका मेन कारण ये है कि हर एज ग्रुप का व्यक्ति अच्छा दिखना चाहता है, और अगर हम कहें तो अच्छा दिखना क्या, एक जैसे सांचा सा बना हुआ है। हर व्यक्ति अपने आप को उसी तरह से देखना चाहता है कि ऐसे ही हमारी आंखें दिखें, ऐसे ही हमारे लिप्स दिखें। तो जिसे कहते हैं ना कि हर कोई एक ही तरह की ब्यूटी के पीछे भाग रहा है। तो इसीलिए एंटी एजिंग क्रीम्स, दवाइयों का बहुत प्रचलन हो गया है। अब अगर बात करें इनके कॉस्ट की, तो कॉस्ट मतलब वेरी करता है, निर्भर करता है कि पेशेंट किस प्रोसीजर को कराने के लिए जाता है। सिंपल अगर सरल प्रोसीजर्स देखें तो स्टार्टिंग हम केमिकल पील से की बात कर सकते हैं, स्किन पॉलिशिंग की बात कर सकते हैं। फिर मीडियम में आपके आ जाता है स्किन टाइटनिंग की, जैसे मशीन बेस्ड प्रोसीजर्स, जैसे हम लेज़र भी जानते हैं, या एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस कहते हैं। और अब जो बहुत पॉपुलर होने लगा है वो है इंजेक्टेबल्स। इंजेक्टेबल्स में आपके आते हैं बोटॉक्स, फिलर्स, अब हाल ही में आपके आ गए हैं एक्सोसोम्स। तो जिसे मैं कहती हूँ कि कोई सीमा नहीं है, और साल दर साल नए नए प्रोसीजर्स आते ही जा रहे हैं। इनमें से सबसे एक्सपेंसिव बात करें तो मैं कहूँगी कि हाँ, इंजेक्टेबल्स वाले ही प्रोसीजर सबसे महंगे हैं। बोटॉक्स ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो झुर्रियों को रोकने में मदद करती है। फिलर्स सेलेब्स तब कराते हैं जब उन्हें अपने चेहरे के किसी एरिया में वॉल्यूम ऐड करना होता है, जैसे गालों और आंखों के नीचे या होठ। लेजर और रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी RF ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो स्किन को टाइट करता है और पिगमेंटेशन को कम करता है, यानी त्वचा को गोरा बनाता है। प्रोफिलो या NCTF ये स्किन बूस्टर होते हैं जो त्वचा का हाइड्रेशन बेहतर बनाते हैं। इससे स्किन में चमक आती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर की त्वचा ढीली होने लगती है। यही ढीली त्वचा धीरे धीरे झुर्रियों में बदलती है। एंटी एजिंग मार्केट में स्किन को टाइट करने के लिए कई तरह के ट्रीटमेंट चलते हैं, और कई सेलिब्रिटी उसे करवाते भी हैं ताकि उम्र का असर चेहरे पर दिखाई ना दे। स्किन टाइटनिंग के लिए एंडोलिफ्ट HIFU और उल्थेरा ट्रीटमेंट प्रचलन में है। NAD/IV ड्रिप एनर्जी लेवल में सुधार करते हैं, स्किन सेल को रिपेयर करने में मदद करते हैं और अंदर से उम्र बढ़ने की प्रोसेस को धीमा करते हैं। टॉपिकल रेटिनोइड्स ये विटामिन A बेस्ड एक क्रीम है जो बॉडी में कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करती है, काले धब्बे मिटाती है और समय के साथ स्किन की रंगत में सुधार करती है। PRP और माइक्रो नीडलिंग, इसे वैम्पायर फेशियल भी कहते हैं। ये स्किन को रिफ्रेश करने के लिए PRP और माइक्रो नीडलिंग का इस्तेमाल करता है। इसमें चेहरे पर छोटी छोटी सुइयों के जरिए त्वचा को पंचर करते हैं, जिससे कोलेजन बनता है। युवा दिखने की चाहत अभी से नहीं बल्कि पौराणिक काल से ही चली आ रही है। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां युवा बने रहने के नुस्खों की बात की गई है। आधुनिक काल में जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की की है, इस दिशा में भी बहुत काम हुआ है। लेकिन जो सबसे जरूरी बात ध्यान रखने वाली है वो ये कि बिना डॉक्टरी सलाह और देखरेख के कोई भी दवाएं लेना खतरनाक हो सकता है, और एंटी एजिंग दवाओं पर भी ये लागू होता है। हाँ, थोड़ा बहुत आप अपने आप को फिट बना सकते हैं, थोड़ा बहुत आप अपने आप को 5-10% का अंतर ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगर इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं जो कि आपकी लाइफ को लेकर थ्रेटनिंग है, मतलब आपकी जान के लिए खतरा है, तो उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सिर्फ वही प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होने चाहिए जो किसी डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट या किसी त्वचा रोग विशेषज्ञ के द्वारा मतलब कहीं ना कहीं सर्टिफाइड हो, या फिर गवर्नमेंट की एजेंसीज के द्वारा सर्टिफाइड हो। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं, हाई डोज में लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए लेते हैं,
और अपने मन से लेते हैं। मतलब आप रेगुलर विजिट करके अपने कंसल्टेंट को बता नहीं रहे कि हमने इतने दिन ले लिया, तो लिवर पे भी असर कर सकता है, किडनी पे भी कर सकता है, और भी परेशानियां कर सकता है। तो हम कहें जानलेवा तो नहीं, लेकिन हाँ नुकसानदायक हो सकता है। कभी बूढ़े ना होने की इस अंधी दौड़ को लेकर श्रीमद् भागवत गीता में हजारों साल पहले कहा गया है, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। यही अटल सत्य है। आधुनिकता की इस दौड़ में युवा और हमेशा एनर्जी से भरपूर रहना एक लाइफस्टाइल भी बनता जा रहा है। शायद यही कारण है कि पिछले एक दशक में एनर्जी की दवाओं और एंटी एजिंग दवाओं का प्रचलन बढ़ा है। वैसे एक सच ये भी है कि ऐसे ही लाइफस्टाइल की वजह से ही बेहद कम उम्र में हार्ट अटैक और अचानक मौत की खबरें भी सामने आ रही हैं। इसलिए युवा रहने से ज्यादा जरूरी स्वस्थ रहना है। कहते हैं हमारे जीवन में कई बार अधिक जो इच्छाएं हैं, अधिक जो उम्मीद है, वो हम पर खतरा बन सकती है, और यही साबित हुआ शेफाली जरीवाला पर। हालांकि जिस तरह से एंटी एजिंग दवा लेने को लेकर उन पर तमाम जो आरोप लग रहे हैं, इसको लेकर अभी डॉक्टर्स की तरफ से कुछ भी जानकारी सामने नहीं आई है, पर बार बार लोगों से कहा जाता है कि वो किसी भी प्रकार की अगर दवाई ले रही हैं अपने जीवन में, तो एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर कर लें। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी बड़ी और जरूरी खबरों के लिए आप देखते रहिए, बने रहिए DDUP के साथ। नमस्कार।